पार्ट 2 पूर्ववर्ती आर्यावर्त। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ तब भारत का आर्यावर्त खंड ईरान की सीमाओं तक फैला था, लेकिन यह आर्यावर्त खंड टुकड़ों में बटा था। प्राचीन भारत के अनेक जनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध पर क्रूर धनंद का शासन था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। सबसे शक्तिशाली शासक होने के बावजूद उसे अपने राज्य और देश की कोई चिंता नहीं थी। अति विलासी और हर समय राग रंग में मस्त रहने वाले इस क्रूर शासक को पता नहीं था कि देश की सीमाएं कितनी असुरक्षित होकर यूनानी आक्रमणकारियों द्वारा हथियाई जा रही हैं। हालांकि 16 महाजनपदों में बटे भारत में एक उसका जनपद सबसे शक्तिशाली था। बौद्ध काल तथा परवर्ती काल में मगध उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। पहले इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। इस राज्य में अति प्रसिद्ध एक नगर था, वैशाली। यहाँ की एक नगर वधु विश्व प्रसिद्ध थी, जिसे आम्रपाली कहा जाता था। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्रसंघ की इतिहास प्रसिद्ध राजनीतिज्ञा थी। पहले इस मगध पर बृहद्रथ के वीर पराक्रमी पुत्र और कृष्ण के दुश्मनों में से एक जरासंध का शासन था, जिसके संबंध यवनों से घनिष्ठ थे। जरासंध के इतिहास के अंतिम शासक निपुंजय की हत्या उनके मंत्री शुनिक ने की और उसका पुत्र प्रदोत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। प्रदोत वंश के 5 शासकों के अंत के 138 वर्ष पश्चात ईसा से 682 वर्ष पूर्व शिशुनाग मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मगध के राजनीतिक उत्थान की शुरुआत ईसा पूर्व 528 से शुरू हुई, जब बिंबिसार ने सत्ता संभाली। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने उसके कार्यों को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने विजयों या वृज संघ से युद्ध कर पाटलीग्राम में एक दुर्ग बनाया। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन के तट पर मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए नंदवंश के प्रथम शासक महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और मगध साम्राज्य के अंतिम नंद धनानंद ने उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संभाली। बस इसी अंतिम धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य ने शपथ ली थी। हालांकि धनंद का असली नाम कुछ और था, लेकिन वह धनंद नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तमिल भाषा की एक कविता और कथा सारित सागर के अनुसार नंद की 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उसने गंगा नदी की तली में एक चट्टान खुदवाकर उसमें अपना सारा खजाना गाड़ दिया था। चड़क की चिंता। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चड़क रहते थे। चड़क को हर वक्त देश की चिंता सताती रहती थी। एक ओर जहां यूनानी आक्रमण हो रहा था, तो दूसरी ओर पड़ोसी राज्य मालवा, पारस, सिंधु तथा पर्वतीय प्रदेश के राजा भी मगध का शासन हथियाना चाहते थे। चड़क ने तय किया था कि मैं अपने पुत्र कौटिल्य को ऐसी शिक्षा दूंगा कि राज्य और
राजा उसके सामने समर्पण कर देंगे। चड़क किसी तरह महामात्य के पद तक पहुंचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। अमात्य शक्टार महल के द्वारपालों का प्रमुख था, लेकिन गुप्तचर द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। गुप्त संदेश द्वारा चड़क और शक्टार की मुलाकात का पता चल गया। उसने धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। दरअसल शक्टार के खुद के भरोसेमंद द्वारपाल देवीदत्त ने यह गुप्त सूचना पहुंचाई थी, चड़क की दुखद हत्या। महामात्य ने देवीदत्त से चड़क की सारी जानकारी ली और उन्होंने चड़क को बंदी बना लिए जाने का आदेश दिया। यह बात सबसे पहले चड़क के पुत्र कौटिल्य को पता चली, जबकि वे बहुत ही छोटी उम्र के थे। चड़क को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चड़क का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य या चाणक्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उन्होंने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटा। चाणक्य की शपथ। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ा दूंगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे चड़क पुत्र कौटिल्य जब एक जंगल में मूर्छित पड़े थे, तब एक पंडित ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और तब उनकी चेतना जागृत हुई। ऋषि ने पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है? कौटिल्य ने सोचा, कौटिल्य या चड़क नाम इस पंडित को पता नहीं चले, अन्यथा धनानंद को पता चल जाएगा कि मैं कौन। यही सोचकर कौटिल्य ने अपना नाम विष्णुगुप्त बताया। विष्णुगुप्त ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, चक्कर आने पर गिर गया था। दयालु ईश्वर, आप मुझ अनाथ पर कृपा करें। पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं एक गांव का अध्यापक हूँ और मैं भी अकेला हूँ। उन विद्वान पंडित का नाम राधा मोहन था। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। कुछ दिनों तक गांव में रहने के बाद उन्होंने विष्णुगुप्त से कहा, मेरे एक सहपाठी पुंडरीकाक्ष है, जो आजकल तक्षशिला या वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में आचार्य के पद पर पदस्थ है। मैं तुम्हें उनके नाम का एक पत्र लिखता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी प्रतिभा के आधार पर तुम्हारा चयन हो जाएगा। इस तरह चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपने जीवन का पहला कदम बढ़ाया। समय बीतता गया और अपने ज्ञान, विनम्रता, निष्ठा और लगन के बल पर
विष्णुगुप्त ने सभी आचार्यों और विद्यार्थियों का दिल जीत लिया। इस विद्यालय में जहाँ देश विदेश के धनाढ्य लोगों के पुत्र पढ़ने आते थे, वहीं राजा महाराजा के पुत्र भी पढ़ते थे। अंत में कुलपति के अनुरोध पर विष्णुगुप्त इस विश्वविद्यालय के आचार्य पद पर आसीन हुए। जब विष्णुगुप्त आचार्य थे, तब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मातृभूमि की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त ने सभी राजाओं से पोरस की रक्षा करने का आह्वान किया। सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद ही था। उस वक्त चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त की उम्र लगभग 45 वर्ष की थी और उस वक्त तक्षशिला का राजा भी था। भी तो पोरस या पुरु से ईर्ष्या रखता था, तो वह क्यों साथ देता। सिकंदर ने एक रात जब झेलम नदी उफान पर थी, तब पोरस के राज्य पर आक्रमण कर दिया। पोरस ने सोचा था कि सिकंदर तब आक्रमण करेगा जब झेलम का उफान कम होगा, लेकिन अचानक हुए इस आक्रमण से पोरस को हार का सामना करना पड़ा। पोरस को बंदी बना लिया गया। तब सिकंदर ने उससे पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने कहा, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस का यह जवाब सुनकर सिकंदर उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस के राज्य पर से अपना अधिकार हटा लिया, लेकिन आसपास के राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस कर दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए। यह पार्ट हुआ खत्म आज का। कल पढ़ेंगे 3rd चैप्टर इसका।